6.5 we are doing life processes. उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर जो एक्टिविटी है 6.5 पहले इसका एम लिखोगे. एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू शो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोडक्ट ऑफ fermentation is CO2. Ma'am, can you repeat? Yes, to show that product of fermentation is CO2. To show that product of fermentation is CO2. अब इसमें देखो आपको ऑलरेडी who will speak out this experiment? Yes, anyone from girls side? Ma'am, may I? Yes, Chahat, speak out bete. Take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with a one-holded cork. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What does this tell us about the products of fermentation? Okay. Yes, so बच्चे अब आपने देखना है इसमें फ्रूट जूस लिया या शुगर सोल्यूशन, उसमें यीस्ट ऐड किया और अगर आपने एक होल को कॉर्क में टेस्ट ट्यूब में कॉर्क में होल कर दिया है उसमें और ग्लास ट्यूब एंटर करवाई है, बेंड ग्लास ट्यूब, और एक ट्यूब का एंड है विद इन द टेस्ट ट्यूब और दूसरा लाइम वाटर में. तो लेट्स सी इफ दिस बच्चे, आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन. इसमें आपने डाला यीस्ट एंड शुगर या फिर शुगर जूस या फिर फ्रूट जूस. तो फ्रूट जूस प्लस यीस्ट. यीस्ट क्या होता है? फंगस. याद है ना, बेकर्स यीस्ट आपको बताया था. इसमें आपने डाला हुआ है कॉर्क, कॉर्क विद अ होल इन इट. कॉर्क में बेंड टेस्ट ट्यूब डाली हुई है. टेस्ट ट्यूब का एक एंड है, सॉरी बेंड ट्यूब डाली है. ट्यूब का एक एंड है टेस्ट ट्यूब में, दूसरा एंड जो है हमने लाइम वाटर में डाला हुआ है. और अगर CO2 हुई तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? टर्न्स मिल्की. तो इट विल टर्न मिल्की इफ देयर इज CO2. एंड इसमें होगा यही ऑब्जर्वेशन होगा. लिखो, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. वेट. ओके. Lime water turns milky. Lime water turns milky, yes. ये ऑब्जर्वेशन में लिख रहे हो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. इट डज नॉट टेक मच टाइम फॉर दिस चेंज. बहुत जल्दी लाइम वाटर विल Can टर्न. you repeat? I got disconnected. हाँ बच्चे, आपको एक्सपेरिमेंट तो आपने बोल ही दिया था. ऑब्जर्वेशन लिखो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. इट डज नॉट टेक मच टाइम. इंट्रेंस में लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज CO2. तभी लाइम वाटर टर्न हुआ मिल्की में. प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज CO2. प्रोडक्ट ऑफ. Ma'am, will you explain again, ma'am, this experiment? अच्छा, इन फ्रेंड्स लिख रहे हो बेटे. प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज CO2. बी क्विक.
Product of fermentation is CO2. Ma'am, will you explain this again? बेटे मैंने इन्फ्रेंस Experiment. एक्सपेरिमेंट क्या रिपीट समझाने वाला कि आपको लिखने वाला? मैम समझाने वाला है। ओके बेटे इसमें देखो ये So- फ्रूट जूस, इसमें फ्रूट जूस डाला हुआ है और यीस्ट डाला। यीस्ट जो है फर्मेंटेशन करेगा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। लैक ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ा था अभी, तो उसमें लिखा था आपने प्रोडक्ट बना है CO2। तो एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का एंड इस टेस्ट, एक ट्यूब का एंड है टेस्ट ट्यूब में, दूसरा एंड है इसका लाइम वाटर में। तो जैसे ही इसमें से फ्रूट जूस की फर्मेंटेशन होगी तो CO2 इमिट होगी एंड CO2 विल टर्न दिस लाइम वाटर मिल्की। तो आपने यही लिखा ऑब्जर्वेशन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इनफ्रेंस में द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज CO2. Okay, now next part, clear? Okay. Okay, now write down types of respiration. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपने कल ही पढ़ा था, आई मीन लास्ट क्लास में आपने देखा था। फर्स्ट टाइप इज एरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ वन इन विच फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन में, द रेस्पिरेशन विच यूजेस O2, द रेस्पिरेशन which uses O2. Ma'am, please repeat. The respiration which uses O2. लिख लिया बेटे? The respiration which uses O2 is called as aerobic, aerobic respiration. और aerobic respiration के लिए आपने वो equation लिखी थी, glucose in the presence of oxygen into pyruvate, pyruvate into in mitochondria into CO2, water and energy. अगर आप लोगों को याद हो, glucose aerobic respiration में लिखो glucose in cytoplasm, सबको लर्न है, cytoplasm into pyruvate. Pyruvate is 3 carbon molecule. Glucose is 6 carbon compound. In the presence of oxygen, it changes into yes. So, ma'am, it takes place in mitochondria. Yes, it takes place in mitochondria. Very good. Well, this is the example of aerobic respiration. Glucose. Yes. Yes, yes. Yes. Glucose का आप लिख रहे हो and यहाँ पे लिखोगे mitochondria. Please write down quickly because you have already learned this. I guess सबको समझ आ गया ये वाला पार्ट भी, क्योंकि पहले ही लर्न कर लिया आप लोगों ने, तो इजी हो गया आप लोगों के लिए। Ma'am. Yes. Ma'am, about the breakdown of the glucose, can you just give a little brief about it? Breakdown of glucose. Yes, बच्चे. Yes, बच्चे, ma'am. okay. Look on your screen. Glucose is a 6 carbon compound. बोलो. Ma'am, in the last class, you told that in the presence of oxygen, carbon dioxide plus water plus 2780 ATP. You have written 38. Which one to write in the book? बच्चे, 27 I never said. Please recheck. I guess it was 38 only. No, ma'am, it was first 38 ATP, then 2 ATP, then 2 ATP. हाँ, तो 37 कैसे? Ma'am, I guess, ma'am, 2 ATP is in the presence Yeah. of oxygen. नहीं, I am not getting your point, बेटे. I have asked you to write 38 ATP only in the last class. Recheck. Ma'am, I have changed then, I guess. I think yes. Can anyone tell me? Yes, it was 38 only, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, बच्चे 38 ही था, 38 ही था. ठीक है?
राइट डाउन 38 ATP। और इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें देखो 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज, इट इज चेंज इनटू पायरुवेट विच इज 3 कार्बन कंपाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज टूट जाता है 3 कार्बन में, फिर वो टूट जाता है 1 कार्बन में, मतलब 6 कार्बन थे तो 6 CO2 बने in mitochondria in the presence of oxygen. As this is occurring in presence of oxygen, it forms CO2, water and energy. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay, please write down the next part, anaerobic respiration. ये आप डायग्राम बना चुके हो, अब आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोई ऐसा बच्चा जिसने ये टॉपिक नहीं किया हो लास्ट क्लास में? यस, एनीवन? Anyone in the class? Please explain pyruvate. Pyruvate is a compound बेटे, 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज है ना, हाँ, C6H12O6 था ना, तो it is changed into C3H6O3. This is pyruvate, 2 molecules of, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 10 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6, तो pyruvate is an intermediate molecule. Anaerobic respiration में लिखो, the respiration which takes place without oxygen. Please be quick. The respiration which takes place without oxygen. इसमें भी ये लिखोगे ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, पायरुवेट इनटू इथेनॉल और CO2 और ATP. And now this is in yeast, क्योंकि इथेनॉल है तो yeast में होगा. This is in cytoplasm. सबको लर्न है ये डायग्राम? और ये हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये एनारोबिक की एक और टाइप थी, व्हेन इट अकर्स इन दी मसल्स, इन मसल्स, तो मसल्स में क्या होगा? ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, इसमें आएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन इन जो फॉर्म करेगा दैट इज लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP. ये ऑलरेडी आप कर चुके हो. लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? ये मसल्स में. प्लीज राइट डाउन, बी क्विक. तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गए. Excuse me, ma'am. यस. When anaerobic respiration takes place in muscles and Mhm. lactic acid is produced, we said that we have cramps. So Mhm. to release that, we are told to massage with oil or pour hot water. So what does that do? बच्चे, can you repeat the last line? I am not getting your point. To release the cramps, we're said to Hmm. massage it with oil or take a warm bath. So how does that help? So actually lactic acid accumulation is due to the absence or lack of oxygen. If you give rest to that muscle or give more oxygen to that muscle, it will be completely broken down into CO2, water and energy. Got it? Was it clear? Yes, ma'am. Okay. So write down next part, respiration in plants.
respiration in plants. Respiration in plants में लिखो. रेस्पिरेशन में अगर आपको याद हो, लीव्स में होता है थ्रू स्टोमेटा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस याद है सभी को? Yes, ma'am. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Yes. और स्टेम में लेंटिसेल्स से फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Lenticels, these are the small part or the big holes present on the surface of the stem bark में ये होते हैं, and their function is exchange of gases. Bark is dead होती है तो उसमें बड़े बड़े holes होते हैं. These holes are called as lenticels for exchange of gases. And roots में by the process of diffusion. What have you written about after steam? Lenticels, CELS, LENTICELS. Please write down. Ma'am, are you speaking? Ma'am, are you speaking? And we are not audible. No, you are not audible, ma'am. हाँ बच्चे नहीं है. और अगर हम बात करें अब ठीक है. रेस्पिरेशन प्लांट्स क्लियर. Yes. Respiration in plants by stem, root or leaf. Root से होगा by the process of diffusion. Stem से होगा by lenticels. Lenticel is a new term for all of you. Lenticels, they are present in the bark of stem. They help in exchange of gases as bark is dead. And in leaves through stomata for exchange of gases. In roots by the process of diffusion. Now I am coming to next part. We are going to start with the part human respiratory system. Human respiratory system. पहले आप लोग समझोगे फिर I'll make you write down. Very interesting phenomenon. Human respiratory system. Excuse me, ma'am. Yes. And respiration roots do the so oxygen is released out in the ground only. through Yes. Ground nahi bache, there are certain roots which are negatively geotropic, with that means which are above the soil. So they help in exchange of gases by the process of diffusion. Okay. There are certain plants like mangroves. Mangroves जैसे केरला में जाओगे ना, then you will find that their roots are above the ground. They're above ground. That means, and they are respiratory in nature. Okay, ma'am. ठीक है. Okay. Now coming to human respiratory system. Human respiratory system जो है, human respiration start with nose. Human respiration में first part is nose. Nose में अगर आप ध्यान दो तो बच्चे please listen to me carefully because this part is quite tough. So whatever I dictate, just follow me. Nose, opening of nose is nostril. अच्छा, put your finger in front of your nose, everyone. आपने अपने नाक के आगे अपनी उंगली रखनी है straight. अंदर नहीं, पोक करने वाली नहीं, दूसरी तरफ से slant जैसे perpendicular to your nose.
and please inhale and exhale and tell me what is the difference between your inhaled air and exhaled air. Anyone? नाक के आगे फिंगर रखो और फिर बताओ इनहेल और एक्सहेल करने के बाद. Be quick. Please tell me. Ma'am, exhale air is hot and inhale air is Very good, Ankit. This is what I was asking. Inhaled air is cold and exhaled air is hot. Why inhaled air is cold? Because जो बाहर से आ रही है हवा वो तो ठंडी है, लेकिन जैसे ही आप exhale कर रहे हो तो because there are certain cells within our nose, nasal chamber में, which makes it warm. और जो bacteria they get killed when they get warm. तो जो bacteria है, bacteria kill हो गए. Bacteria they get killed when they get hot. और दूसरा nose में आपके बाल है, nasal hair, they entrap the dirt or dust particle. तो नाक में हमारे on that and secondly if you have observed अपनी finger फिर से रखो then you will see inhale air जो है that is lighter in weight, exhale air is denser. Is it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब वो क्यों है? क्योंकि जो inhale और exhale air में difference फिर से आएगा. Inhale air जो है वो अंदर जाके moisture gain करती है और heavy हो जाती है. तो नाक ने दो काम किए, एक तो उसको वार्म किया, दूसरा उसको गीला किया, मॉइस्चर, बिकॉज योर नोज हैज म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेजल हेयर हेल्प्स इन एंट्रैपिंग डस्ट. तो ये इतने सारे काम आपके नाक में एंट्री से हो गए पहले. हवा में बैक्टीरिया होते हैं, दे गेट किल्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंट्रैपिंग डन बाय नेजल हेयर, और मॉइस्चर मेक्स इट हेवी. तो अब आपके नाक में हवा चली गई है, इनहेल्ड एयर, and then it goes into a common chamber which is known as pharynx. याद है मैंने बताया था पानी आपके नोज में और उसमें कॉमन चला जाता है माउथ में. Yes, ma'am. फिर इसके बाद जो अब मुझे ये आपसे सभी से क्वेश्चन पूछना है, whether your food pipe is in front or your wind pipe is in front. Let me know. food pipe. Food Food- pipe. So Food pipe. you all are saying food pipe is in front. मुझे अपने गले को थोड़ा सा प्रेस करो आगे से और बोलने की कोशिश करो. Don't unmute yourself. क्योंकि जब आपने दबाया तो आपकी विंड पाइप, आपकी आवाज थोड़ी चेंज होगी. जैसे मैंने अभी अपना दबाया गला तो मेरे को आवाज चेंज हो रही है बिकॉज विंड पाइप इज इन फ्रंट, फूड पाइप इज एट बैक. अपोजिट होता है. How many of you are clear with this point? कि food pipe is in front and wind pipe is at the back. Wind pipe is in front and food pipe is at back. तो wind pipe जो ये आपकी है, food pipe पीछे आ जाती है, wind pipe आगे है. wind pipe की जो wind pipe का दूसरा नाम होता है trachea. Trachea is made up of cartilage. Cartilage वो होता है जो आपके कान में है, bone नहीं होती. Cartilage is a soft tissue. तो cartilaginous rings हैं. Anyone from Shivalik in this class? Shivalik Mohali? Anyone? Okay. So trachea जो है इसके opening पे, at the opening of this is a flap like structure. Flap समझते हो? जैसे आपके बैग में या आपके बॉटल में flap like structure होता है, flap. Yes, तो ma'am. it has a flap like structure which is known as epiglottis. तभी कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, पानी पीते हुए बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा और पानी में, विंड पाइप में आपके खाना या पानी चला जाएगा. तो इट हैज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर which remain closed when you eat and which opens up when we talk or when we inhale air. और ये कार्टिलेजिनस टिश्यू है. ये अगर रिंग्स को अगर आप देखोगे तो ये इनकम्प्लीट है, सी शेप्ड है, क्योंकि इनके पीछे जो है फूड पाइप ने कवर किया हुआ है. Food pipe at the back and wind pipe in front. Wind pipe is made up of C-shaped cartilaginous ring, trachea, and this leads into bronchi, bronchial rings है, bronchi into bronchioles,
bronchi, then bronchioles, bronchioles into alveoli, alveoli into lungs. Please open your NCERT books. The diagram is already given. Can you tell me the page number where it is given? Just open your book. 104. 104. Okay. Open your books for page 104. तो 104 पे आप डायग्राम देखो, इसमें बना हुआ है नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बीच में मैंने आपको एक पार्ट अभी मिस किया है, दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इट इज प्रोमिनेंट इन बॉयज। अगर अभी क्लास में होते तो आई वुड हैव शोन यू। द बॉयज हु आर टॉलर इन हाइट, दे हैव लॉन्ग नेक, जनरली दे हैव लॉन्ग नेक, तो उनके गले में ऐसे दिखता है, ऐसे एक घंटी सी दिखती है, एक पॉइंटर सा दिखता है, वो लगता है कि एंड इट मूव्स व्हेन वी टॉक, व्हेन दे टॉक, तो दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल कह दो उसको, लेरिंग्स कह दो, वॉइस बॉक्स कह दो, एक ही बात है। तो दिस इज लेरिंग्स। लेरिंग्स लीड इनटू trachea, trachea into bronchi, bronchi into bronchioles, bronchioles into alveoli, alveoli जो है balloon like structure है end में, these are alveoli and they open into lungs. lungs जो है, lungs की membrane, they are bladder like, balloon like, and that is known as pleural membrane. Pleural membrane. And there is difference between right and left lung. Right lung में, left में हमेशा याद रखना आपको कि left में हमेशा, sorry, right में हमेशा 3 openings होंगी। तो जो right lung भी है, that is divided into, अब ये उल्टा होता है, जब मेरा जो मैंने आपको right बताया वो right कि ये right होना चाहिए, this is left, this is right. तो right side is divided into 3 parts, left is divided into 2 parts, and left जो है lung is quite smaller in order to accommodate heart, because right side, left side में क्या होगा हमारा heart. So here your heart is located. क्या clear है यहाँ तक? इसका structure clear है? Yes. तो raise your hand. Be quick. Yes, Okay, I'll explain again. जो मैंने आपको ये बताया ये तो क्लियर हो गया। ये तो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, नेजल पैसेज, नोस्ट्रिल से नेजल पैसेज आया, नेजल पैसेज और माउथ। यस, And please explain the difference between bronchioles and alveolar sacs. ओके, स्ट्रक्चर ठीक है बच्चे, मैं बता देती हूँ। तो पहले एक बार ये सुन लो स्ट्रक्चर। नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, this is common opening, pharynx, larynx, voice box, with trachea, trachea leads into bronchi, bronchi into bronchioles, bronchioles into alveoli, alveoli into lungs. अब जो आप पूछ रहे हो कि ये आपको बताया था दो तरह के, 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। दिस इज योर लेफ्ट लंग। राइट में हमेशा 3 पार्ट्स होंगे, तो 3 पार्ट्स ही आ गए। लेफ्ट में सिर्फ 2 हैं। लेफ्ट इज स्मॉलर इन साइज इन ऑर्डर टू अकोमोडेट हार्ट। तो अभी जो पूछा आपने, जैसे ही ट्रेकिया आता है, दिस इज योर ट्रेकिया, ट्रेकियल रिंग्स, आगे से रिंग्स पूरी दिख रही हैं, पीछे नहीं होती। दे लीड्स इनटू ब्रोंकाई, दिस इज योर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लीड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स लीड्स इनटू एल्वोलाई। तो समटाइम्स इन सम बुक्स इट इज गिवन एज ब्रोंकाई। ट्रेकिया तो ऐसे ही बना हुआ है, और जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उनको ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ब्रोंकाई, bronchioles, alveoli, and then they open into lungs. अब अगर आपने देखा है ये डायग्राम, तो ये तो था ट्रेकिया। ट्रेकिया इज एवरीवन क्लियर विद दिस ट्रेकिया।
trachea, they are cartilaginous rings made up of cartilage. फिर ये पाइप में लीड करते हैं, which is known as bronchi. Bronchi major trunk को बोला गया. बाद में branches बनी है bronchioles. Bronchioles leads into balloon, ये sac like structure, ये ऐसे balloon sac like structure होते हैं. Why they are circular shape? To increase surface area for exchange of gases, and then they lead into lungs. तो जो हवा है, एयर जो आती है वो इधर से एंटर करेगी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई. एल्वेलाई में और लंग्स में एक्सचेंज होगा, क्योंकि लंग्स में गंदी हवा भरी होती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, CO2, वो चली जाएगी एल्वेलाई में, और इन रिटर्न दे आर गिविंग O2. दिस इज व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गैस. O2 is given out, CO2 is taken in, and the process is diffusion. Diffusion you all know from your 9th class. Yes, anyone? Soumya, what do you mean by this? Ma'am, Diffusion. हाँ बताओ अंकित. it is a spontaneous movement of from high concentration to a region of low concentration. Very good, very good. Ma'am, it is of CO2, ma'am. Yes, it is. Yes, it is the movement of molecules from high concentration to low concentration. Exchange of gases. Movement of molecules from high concentration to low concentration. ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया सभी को. Yes, अब ma'am. अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर है, प्लीज राइट डाउन अबाउट दिस स्ट्रक्चर. देन you can make the diagram later on from your book, Human Respiratory System. लिखो, it consists of nostrils. It consists of nostrils, nasal cavity. जिसको नहीं समझ आएगा पूछ लेना बेटे. Nostril, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi. बोलो आगे. Larynx भी तो हम trachea से पहले. हाँ, which larynx is just a voice box, so it is not included in respiratory system. Bronchi, bronchioles, और लास्ट में क्या आ रहा है? Alveoli inside the lungs. It consists of nostril, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles leading to alveoli inside lung. Done? Yes, ma'am. Okay. Next part लिखो. अब इसमें हम important parts के बारे में बताएंगे. अगर मैं बताऊं नोज में ऐसा क्या हो रहा था, नोज में, नोज हैज nasal hair, it has nasal, एक स्पेशल, अगर याद हो किसी ने फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, इंडिकेटर्स थे. एनीवन? ऐसे पैसे सॉल्व नहीं अभी हुआ नहीं. ओके, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं. ऑल्फैक्टरी लोब्स या ऑल्फैक्टरी सेल्स या ऑल्फैक्टरी लोब्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज व्हिच हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल. सबसे अच्छी स्मेल की पार किस में होती है? कौन ज्यादा अच्छे से स्मेलिंग पार किनकी स्ट्रांग होती है? एनीवन? व्हिच ऑर्गेनिज्म हैज? यस, डॉग. डॉग्स, वेरी गुड. डॉग्स को हम स्निफर्स की तरह यूज करते हैं. आपने देखा होगा, आप मॉल में जाते हो, कहीं पे, जहाँ पे भी कहीं अनवांटेड एक्टिविटीज हो. Selected in armies and police also. यस यस A9. यस, तो वो स्निफर्स को इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी लोब्स. तो ऑल्फैक्टरी लोब्स दे आर प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर. तो ये सब आपका नोज का पार्ट आ गया. फिर nasal cavity opens into pharynx. Pharynx is a common opening which leads into trachea or windpipe. What is the opening of
yeah, flap-like structure at the end of this trachea known as? Yes. क्या बत- Epiglottis. Epiglottis. Very good. Epiglottis. Who was this? किसने दिया आंसर? Harika. Very good. Epiglottis. Because this first opening is known as glottis. On glottis है तो epiglottis. Epi means on. First opening is glottis. तो glottis के ऊपर एक ढक्कन है, flap-like structure which is known as epiglottis. So all this trachea leads into bronchi. These bronchi then leads into bronchioles. So bronchi is a big pipe which divides into smaller bronchioles. अब समझ आ रहा है? Yes, ma'am. So bronchi is a tube-like structure which leads into smaller tubes known as bronchioles. Bronchioles open into balloon-like structure known as alveoli. लिखो line में, next line में लिखो. Alveoli has large surface area for exchange of gases. This diagram and this structure is already given in your NCERT, so I'm not going deep into that. Could you please repeat about the Alveoli. बच्चे alveoli has large surface area for exchange of gases. Alveoli has large surface area for exchange of gases. Alveoli has large surface area for exchange of gases. अब अगर किसी चीज को एक्सचेंज करना हो, हमने विलाई के बारे में पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे? विलाई में एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज था, दूसरा वो क्या था? Ma'am, यस यस, हाईली वेस्कुलर. तो अगर मैंने आपको बोला ये एल्वुलाई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इट शुड बी हाईली vascular also. It should have large blood supply. लिखो, the walls of alveoli has rich blood supply. Walls of alveoli has rich blood supply. आज हम बड़ा important topic finish करेंगे, mechanism of breathing. आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे सभी, Could you क्योंकि please next repeat? Walls of alveoli have rich blood supply. Walls of alveoli has rich blood supply. Now mechanism of breathing in human. अब आप लोगों ने बहुत ध्यान से पहले सुनना है, फिर I'll make you write down. Breathing mechanism includes two steps: inhalation and exhalation. Inhalation क्या होता है? Inhale करना मतलब intake of oxygen, intake of a gas into the body. अब inhalation में कुछ processes होते हैं जो आपने सिर्फ सुनने हैं पहले, तब आपको clear होंगे. You know, our body is divided into, this is human body, is divided into two equal halves by a region known as diaphragm. हमारे पेट में ये legs हैं, तो पेट के यहाँ region में, chest के पास नीचे, there is a region known as diaphragm. Diaphragm is considered to divide our body into two halves, upper and lower body half. Diaphragm. DIAPHRAGM. Diaphragm divides our body into two halves, upper and lower body half. This diaphragm is dome shaped. Dome shaped, you know, dome shaped ऐसे. Generally in relaxed state. And you know there are ribs also. This is your ribs. Please touch your ribs, everyone. Feel your ribs. अपने ribs को हाथ लगाओ तो ये इतना दबाना कि पता चले और दर्द भी हो पता भी चले. तो ribs, when you feel your ribs,
रिब्स जो है, जब हमने इनहेल करना है, सांस अंदर लेना है, देन रिब्स कम्स आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड। बहुत ध्यान से सुनना। रिब्स जो है आउटवर्ड, जिसको नहीं समझ आया वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बुक की लैंग्वेज में कुछ नहीं क्लियर होने वाला। रिब्स कम आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, रिब्स बाहर की तरफ आ गई। डायफ्राम, डायफ्राम जो डोम शेप था, Ribs come outward when inhaled or exhaled. इनहेलिंग, इनहेल कर रहे हैं अभी हम, तो रिब्स कम आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डोम शेप से किस में हो गया? फ्लैट। तो डायफ्राम फ्लैट हो गया, रिब्स बाहर की तरफ आ गई, तो चेस्ट कैविटी बढ़ गई। दिस इंक्रीजेस चेस्ट कैविटी, बट एयर प्रेशर इज मोर आउटसाइड देन इनसाइड। अंदर तो हवा है ही नहीं है, खाली है, तो एयर प्रेशर डिक्रीजेस। और अभी एक स्टूडेंट ने बोला था, अंकित ने, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बाहर ज्यादा प्रेशर है, अंदर कम है, तो एयर इज फोर्स्ड इन। कौन से प्रोसेस बताया था अंकित? नेम दैट प्रोसेस। किसकी डेफिनेशन किसकी थी वो? Diffusion. डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। तो एयर इज फोर्स्ड इन। ठीक है, तो ये, And please repeat. यस, ओके बच्चे, ये देखो मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो रिब्स कम आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, दिस इंक्रीजेस चेस्ट कैविटी, decreases air pressure, and air always moves from high pressure to low pressure. Because of diffusion, air is forced in. Inhalation कितनों को क्लियर हो चुका है? रेज योर हैंड। Why does air pressure decrease? एयर प्रेशर, क्योंकि चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई ना, तो एयर तो हमें थी एक नहीं। बार रिपीट कर दो। ओके ओके, अच्छा ये देखो, रिब्स जो हैं बाहर की तरफ आएंगी, आउटवर्ड फॉरवर्ड, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डोम शेप था, फ्लैट हो गया, दिस इंक्रीजेस योर चेस्ट कैविटी, चेस्ट तो बढ़ गई, हवा तो है ही नहीं है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर से अंदर आएगी हवा, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। So during inhalation, air is diffused in. You can write down this part for your understanding. I'll make you write down in paragraph later on, but you can write it down also. आज ये टॉपिक फिनिश करेंगे। बच्चे, if you are done, can I move to the next part? No, Yes, ma'am. ma'am. Okay, take your time.
Ma'am, I have a doubt. हो गया Yes. Yes. बोलो बच्चे. What happens when we cough? Okay, cough, which is that wheezing, coughing is a separate phenomenon. I'll tell you later on, but complete कर लेंगे topic. I'll come to that topic also. Okay. Okay. So please write down. अगर ये आप लोगों को clear हो चुका है during inhalation, तो इसके बिल्कुल opposite हो जाएगा exhalation में. Okay, expiration और exhalation में बिल्कुल opposite होगा. उसमें क्या होगा देखोगे आप, तो अगर ribs outward और forward आई थी, उसमें क्या आ जाएंगी? Backward and inward. Ribs come inward. Sorry. Inward and backward. Diaphragm flat था तो उसमें क्या हो जाएगा? Dome shaped. क्योंकि normal shape उसकी क्या थी? Dome shaped. Chest cavity increase हुई थी, इसमें chest cavity decrease हो जाएगी. उसमें air pressure decrease हुआ था, इसमें air pressure increase हो जाएगा. This is yes opposite. इसमें forced in थी, उसमें forced out होगी. Again with diffusion. Write down, please write down this part also. ये आप पूरा लिखोगे increase. This is for me. आप लोग तो पूरा लिखोगे decrease और increase. This is just for your understanding, because you are preparing for boards. You cannot write down in abbreviation or short forms. पूरा complete लिखोगे decrease और increase. Please write down. और इस फॉर्म में आप लोगों के लिए क्लियर हो गया. आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो. This is the exact thing given in your NCERT. Done, ma'am. Okay, everyone? Yes, ma'am. Okay. तो अब आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है. दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या क्या होता है? Yes, ब्रीदिंग. यस. तो ये ब्रीदिंग में व्हेन वी इनहेल, द प्रोसेस इज inhalation में ribs comes outward forward, diaphragm flatten, increases chest cavity, decreases air pressure, air is forced in. During exhalation और expiration एक ही बात है. Exhalation कह दो या expiration कह दो. और इसमें क्या होगा? Diaphragm become ribs comes inward backward, diaphragm becomes dome shaped जो natural shape थी. Chest cavity decreases, air pressure increases, air is forced out by the process of diffusion. अब ये एयर तो हमारे कहाँ तक आ चुकी है? क्योंकि ये जो एयर लंग्स तक बाय द प्रोसेस, क्योंकि आपने भी पढ़ा ये रिब्स ने और डायफ्राम ने उसको रोल प्ले किया. लेकिन जब वो एल्विलाई में थी तो एल्विलाई से एक्सचेंज कैसे हुआ? आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलाई एंड लंग्स एंड दैट प्रोसेस इज बाय डिफ्यूजन. यस, रिमेंबर दैट. इसमें बताया था आपको. यस. कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? CO2 एंड O2. सो पहला आप हेडिंग लिखो गैस एक्सचेंज इन एल्विलाई. गैस एक्सचेंज इन एल्विलाई. एल्विलाई में
अब मुझे ये बताओ लंग्स में इस टाइम पे कौन सी गैस इनरिच्ड है जब वो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई तक आई है? लंग्स किससे भरा हुआ है? विच गैस इज प्रेजेंट इन लंग्स? हाँ, ऑक्सीजन। नहीं बच्चे, एक्सचेंज हमें हमें तो O2 लेनी है, CO2 देनी है, तो CO2 ज्यादा होगी लंग्स में। Yes, ma'am. हाँ, तो इसका मतलब, और अभी आपको बताया था ये एक्सचेंज किससे होता है? एल्विलाई दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई, तो एल्विलाई के आसपास ब्लड सप्लाई है, तो the blood in the alveoli is rich in CO2, that is it is deoxygenated. CO2 diffuses into the alveoli and O2 diffuses into the blood capillaries. कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? मैम मुझे नहीं क्लियर हुआ? दोबारा सुनो। अच्छा, आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान इधर दो, नहीं तो ये टॉपिक नहीं क्लियर होगा। ये देखो, मैंने बताया आपको एल्वुलाई में, दिस एल्वुलाई इज रिच इन ब्लड सप्लाई। ये ब्लड गंदा ब्लड है बिकॉज इसके अंदर है CO2, और जो इसके अंदर हवा आई है वो है O2 इनरिच्ड। तो जो ये CO2 है ये अंदर चला जाता है इसके एल्वुलाई के, और O2 बाहर आ जाता है इन इट्स एक्सचेंज। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ब्लड इन द एल्वुलाई is rich in CO2. It diffuses into alveolar cavity. मैम पर And CO2 तो पहले ही अंदर नहीं थी एल्वेलाई की। नहीं बेटे, ये बाहर बाहर, ये हमारे लंग्स में CO2 है। अरे CO2 हमें बाहर फेंकनी है और O2 हमें इनहेल करनी है। ये बाहर वाली हवा तो ये आ रही है ना, आपकी बॉडी में जो हवा आ रही है वो CO2 इनरिच्ड है, जो बॉडी के अंदर है वो तो गंदी है ना, CO2 है। Got it? यस मैम। ये सारा CO2 से भरा हुआ है लंग्स। लंग्स में गंदी हवा है, बाहर से हम अच्छी हवा ले रहे हैं। तो राइट डाउन गैस एक्सचेंज इन एल्वुलाई। क्लियर है सभी को ये? बच्चे किसी को डाउट है तो पूछो। यस, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, तो लिखो इसमें गैस एक्सचेंज इन एल्वुलाई, ब्लड रिच इन CO2, blood rich in CO2 enters the alveoli blood rich in CO2 enters the alveoli, enters the alveolar cavity, Ma'am, please repeat again. blood rich in CO2 enters the alveolar cavity blood in CO2 blood rich in CO2 enters the alveolar cavity and O2 Mom, what you said about cavity? alveolar cavity, alveolar, ALVEOLAR, alveolar cavity, and O2 from the alveolar cavity, Ma'am, please repeat. and O2 oxygen from alveolar cavity, O2 from alveolar cavity diffuses into the O2 from alveolar cavity diffuses
diffuses into the blood vessels diffuses into the blood vessels लिख लिया सभी ने? diffuses into alveolar cavity, diffuses into alveoli blood vessels where it combines with RBCs. Ma'am, what do we have to write after diffuses into the blood vessels? Diffuses into blood vessels and combines with RBCs. And combines with RBCs to form oxyhemoglobin. अब ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो जा चुका है. Ma'am, what is oxyhemoglobin? बच्चे, your blood is red in color Yes, ma'am. because it has RBCs and RBCs has hemoglobin. Do you have any idea about hemoglobin? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. जो heme part होता है, hemoglobin is made up of two parts, heme, hemo बोलते हैं, plus globin. Globin is protein. Ma'am, it is a pigment. Yes, 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 yes. It is a pigment, red pigment. Heme is iron part. Iron जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन करता है form, which is red in color. And when it combines with CO2, it forms blue color. You must have seen blue colored vein in your arms also. Yes, ma'am. है ना? देख सकते हो सभी? Look for your blue colored veins. My question is, when you can see your blue colored veins Ma'am, in it your looks arm? purple. हाँ, पर्पल, ब्लू, ग्रीन. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने अपनी ब्लू वेन को, अब मुझे ब्लू वेन दिख रही है, बट एंड द ब्लड इन दैट ब्लू वेन इज ब्लू इन कलर. जो ब्लड जा रहा है ब्लू ही जा रहा है, उसमें मुझे दिख भी रहा है ब्लू, अपनी सुपरफिशियल अपनी स्किन से दिख रहा है. लेकिन जब मैंने कट मारा उसे, तो क्या मेरा ब्लड ब्लू आएगा या रेड आएगा? यस, टेल मी द Ma'am, It's आंसर. red. Ma'am, because when it was cutted, the blood came in contact with oxygen. Very good, very good, very good, wonderful. Because immediately it comes in contact with the oxygen of air and it combines with the oxygen to form oxyhemoglobin. क्योंकि हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही बहुत कम है. What is the percentage of carbon dioxide in air? 26. 21. No, अरे नहीं नहीं नहीं, that is 21 is oxygen. Only 0.03. Oh. भाइयों और बहनों, only 0.03. It is very less. That is why it is never blue. Blood आपका कभी blue नहीं आएगा. It is always oxygenated because it forms oxyhemoglobin. And there is another activity, 6.6. Anyone from girls side, Shreya, can you read that activity? Yes, ma'am. Okay, please So go fish- ahead. Observe fish in an aquarium. They open and close their mouths and the gill slits or the operculum which cover the gill slits behind their eyes also open and close. Are the timings of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinate in some manner? Count the number of times the fish opens and closes its mouth in a minute. Compare this to the number of times you have breathed in and out in a minute. Very good. तो आपने देखा होगा ये हमने चेक करना है respiration in case of fish and you have seen that there is a operculum. अगर आपको पता हो fishes में
the gills are there and these gills are covered by this operculum. तो इसमें क्या किया कि place a few crystals of potassium permanganate KMnO3 के कुछ KMnO4 के हमने कुछ crystals लिए, they are purple in color, और उसके माउथ में यहाँ रख दिए. और अब देखना है हमने कि जो वाटर है इसके ओपर्कुलम से कलर्ड आ रहा है कि नॉन कलर्ड आ रहा है. तो colored is observed to be move out from the lower part of, indicate that water enters from the mouth and passes into the gill chambers. मुंह में डाले थे crystals but enter करने के बाद बाहर gill से आ रहे हैं, operculum से आ रहे हैं. तो same exchange of gas या movement of water occurs from mouth to the operculum या gills. समझ आ रही है मेरी बात? And this proves that the oxygen exchange also occurs from mouth to the gills. अब कहा गया count the number of time fish open mouth and closes it. Do you know they keep on opening their mouth? Yes. Any idea about fishes? Yes, ma'am. To take Yes. to take water and oxygen. Yes, they because they respire through their mouth. So they respire through their mouth. That is why. Yes. So that is why they breathe through their mouth. They keep on opening. तो इसमें आपने करना है, तो अब लिखो activity 6.6. Aim में लिखोगे study of bronchiole respiration in fish. Study of bronchiole respiration in fish. This is your aim. Study of bronchial. Study of, but I have written study of bronchial respiration in fish. तो इसमें अब inference लिखोगे, it is very rapid. ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन बेटे वो तो आप ऑब्जर्व कर ही रहे हो ना, देख रहे हो आप कितनी बार उसने ओपन किया क्लोज किया, तो आप सीधा ही इसमें लिखोगे inference, it is very rapid because water has low oxygen content. It is very rapid because water has low oxygen content. Ma'am, low or no? Low, LOW, low oxygen content. No नहीं होगा बेटे, water में होती है, dissolved oxygen is there. Low oxygen content. Low oxygen content. Then the content of oxygen in air. Please explain the explanation again. मुझे आपने ऑब्जर्व किया तो देखा आपने कितनी बार इसने मुंह खोला, एंड इट इज वेरी रैपिड. दे कीप ऑन ओपनिंग देयर माउथ बिकॉज ऑक्सीजन अमाउंट इन एयर is 21% and it is around 7 to 8% in water, which is very less. So continuously they have to open their mouth ताकि वो ऑक्सीजन या पानी ज्यादा जाए इनके अंदर और ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है. No, an explanation about the operculum, etc. मुझे रिपीट. And the explanation about operculum, etc. I didn't understand that. बच्चे यहाँ ना इनके फिशेस के ऊपर होते हैं गिल्स. यू नो दैट फिशेस रिस्पायर थ्रू गिल्स. Gills, they are covered by this flap like structure called as operculum. So mouth से वो पानी लेते हैं, gill से पानी निकलता है, and in this process they exchange the gas, they take in oxygen,
So this is how they take in oxygen and remove CO2. And they have this flap-like structure called as operculum over this gills. Okay. कितने बच्चों को okay clear हो This गया बेटे? operculum is external or internal? External बेटे दिखता है ये these are visible. आप fish को देखोगे तो these are visible. ये gill slits are covered by this operculum. So I guess everyone is clear with these topics. Now we are done Yes. with this respiration. Please draw the diagram from your NCRT, and I'll try to repeat this topic once again in the next class. Now you may leave. If you have any doubts, stay back. Otherwise, you can leave. Okay. Take care, everyone. Stay safe.